नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों की, जहां पर जोर शोर से सभी तैयारियां चल रही हैं। पहले और दूसरे चरण की बात की जाए तो चुनाव प्रचार यहां पर थम चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात जातीय समीकरण। हालांकि देश को अगर देखा जाए तो आज भी जातियों के इर्द गिर्द, धर्म, जाति, संप्रदाय के इर्द गिर्द राजनीति घूमती हुई नजर आती है। लेकिन इसका प्रभाव जनता पर कितना पड़ेगा और जनता क्या वाकई अब बदल चुकी है, अब उनकी सोच बदल चुकी है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र में। उत्तर प्रदेश की अगली विधानसभा के लिए फैसले की घड़ी का पहला चरण आ गया है। शनिवार यानी 11 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों की 73 सीटों पर वोटर फैसले का बटन दबाएंगे। पहले चरण में कई समीकरण काम कर रहे हैं और सभी राजनीतिक दलों की कोशिश इन सभी समीकरणों को साधने की रही। चुनाव से पहले नेताओं ने एक दूसरे पर वार और पलटवार किए हैं। पश्चिमी यूपी का चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ 26% मुस्लिम वोटर हैं। यही वजह है कि चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम का नारा खूब सुना गया। पश्चिमी यूपी में चुनाव से पहले हर पार्टी ने वोट के लिए पूरा दम लगाया। धर्म, जाति, विकास का हर कार्ड खेला गया। अब इन वायदों, नारों के शोर के बीच जनता के फैसले की घड़ी आ गई है। शनिवार को पश्चिमी यूपी की 73 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। बड़ी बात यह है कि इन 73 सीटों पर 26% मुस्लिम वोटर हैं। मेरठ और उसके आसपास के इलाकों में मुस्लिम आबादी 35 से 45% तक है। इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी यूपी की कुल 140 विधानसभा सीटों पर बीएसपी ने 50 उम्मीदवार उतारे हैं। एसपी कांग्रेस गठबंधन भी 42 मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ यहां चुनावी मैदान में है। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिमी यूपी की कुल 140 में से 26 सीटें ऐसी हैं जहां एसपी और बीएसपी दोनों की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। साफ है कि मुस्लिम अहम है और इसको पाने के लिए एसपी कांग्रेस गठबंधन और मायावती में होड़ मची हुई है। विरोधी मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं तो बीजेपी को हिंदू कार्ड पर भरोसा है। बुधवार को राजनाथ सिंह ग्रेटर नोएडा में दादरी के उस गांव में गए थे जहां गो हत्या के आरोप में अखलाक की हत्या कर दी गई थी। कुल मिलाकर अब गेंद जनता के पाले में है। श्वेता कुमारी के साथ अनुराग सिंह, एपीएन। तो चुनाव प्रचार के दौरान की अगर बात करें तो हर राजनीतिक दल विकास की बात यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हकीकत यह भी है कि विकास के नाम पर वोट मांगने वाले राजनीतिक दल जाति, धर्म के समीकरणों पर भी विशेष ध्यान रख रही हैं। उम्मीदवारों का ऐलान भी जाति और धर्म के आधार पर ही ज्यादातर किया गया है। कितना असर इसका पड़ेगा चुनावों में, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनिला सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अनिला सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता भी मौजूद है। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव मिश्रा जी, सपा प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, आपका भी स्वागत है। अनिल दुबे, आरएलडी प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और रविंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा संजीव जी, आप ही के पास। क्या लगता है आपको कितना असर इन सबका पड़ेगा, जो जाति, धर्म, संप्रदाय की यहाँ पर बात होती है, और विशेषकर अगर देखा जाए कि जाति धर्म के समीकरणों पर विशेष तौर पर ध्यान यहाँ पर दिया जाता है। हालांकि इतने साल हो गए हैं आज़ादी को, हम विकास की बातें करते हैं, दावे करते हैं कि हम बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी जब बात वोट की आती है, बात चुनावों की आती है, तो तमाम चीजें याद आ जाती हैं। देखिए हिमांशु जी, आंधी और तूफानों को कोई रोक नहीं पाता है और पानी अपनी धारा, अपनी राह खुद बना लेती है। आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की आंधी चल रही है और ये तो विपक्षी दलों से पूछिए कि उनके समीकरण क्या हैं, क्योंकि इनके प्रत्याशियों के बाद जमानत जब्त होने जा रही है। ऐसी स्थिति में बहुत साफ सी बात है, मतदाता पहचान रहा है, जान रहा है कि कौन विकास कर सकता है और कौन ऐसा है जो आने वाले समय में 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश को बहुत ज़्यादा विकास के रास्ते पर ले जा सकता है। तो मैं स्पष्ट कर दूँ आपसे कि समाजवादी पार्टी की हमेशा सोच रही है, अगर 19 लाख लैपटॉप बांटे गए तो ये नहीं देखा गया कि किस वर्ग को दिया जा रहा है, किस जाति को दिया जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बना, अगर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए हमने, अगर इंटरनेशनल स्टेडियम बनाए, अगर हमने समाजवादी पेंशन के माध्यम से 55 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाने का काम किया, अब जिसकी हम संख्या बढ़ा करके 1 करोड़ देने जा रहे हैं, अगर हम 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक लड़कियों को साइकिल देने जा रहे हैं,
महिलाओं को कुकर देने जा रहे हैं, तो ये नहीं देख रहे कि किस वर्ग और किस जाति के लोगों को दिया जा रहा है। ये तो वो लोग समीकरण तय करें जिन्होंने कोई काम नहीं किया, अब इधर उधर तिकड़मबाजी करके चुनाव में उतरना चाह रहे हैं। मैं बता दूं उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। ठीक है प्रदीप जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। यहाँ पर समीकरण बड़े अजीबोगरीब यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर आप मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों की बात करेंगे तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, टिकट वितरण बिल्कुल देख कर किया गया है, समझ कर किया गया है। आपको लगता है ये सारी चीज इन चुनावों में मायने रखेगी? देखिए, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन हो, हमने कभी जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर राजनीति न की है, न कभी करेंगे। हमने निश्चित तौर पर प्रदेश के अंतिम व्यक्ति के विकास की बात की है, हमने अंतिम व्यक्ति को रोजगार देने की बात की है, हमने कर्जा माफ, बिजली आप, समर्थन मूल्य का करो हिसाब के नारे के साथ हम और हमारे नेता हमारे बीच में गए थे। हम जिन मुद्दों को लेकर प्रदेश की आवाम के बीच में है, उसमें कतई किसी भी कीमत पर हम सांप्रदायिकता के आधार पर कभी प्रदेश के लोगों के न हमने बंटवारा किया है और न कभी करेंगे। ये वो लोग हैं जो जिनके दिमाग, जिनके जहन में विकास एजेंडा होता ही नहीं। ये वो लोग हैं जो नफरत की राजनीति करते हैं। ये वो लोग हैं जो देश को आज से नहीं, आजादी के पहले से लगातार बांटने की कोशिश करते रहे हैं और हमेशा इन्होंने एक सांप्रदायिक माहौल बनाकर देश में जहर घोलने की कोशिश की है। ये वो लोग हैं जो आज इस चुनाव पर उन्हें लगने लगा है कि विकास के एजेंडे में वो फेल हो रहे हैं। उन्हें लगने लगा है कि उनके वो वादे जो उन्होंने देश हिंदुस्तान की आवाम से किए थे, जैसे कि कम से 5 लाख महीने लोगों को आवास देने की बात की थी, आज लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि वो आवास कहां है। लोगों से उन्होंने वादे किए थे कि 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात जब उन्होंने की थी, आज लोग सवाल कर रहे हैं वो रोजगार कहां है। नोटबंदी के माध्यम से जिस तरह की त्रासदी झेली है उत्तर प्रदेश के किसानों ने, युवाओं ने, विद्यार्थियों ने, खुदरा व्यापारियों ने, आज वो लोग सवाल कर रहे हैं उनसे कि आप जैसे लोगों को सत्ता में होना चाहिए। इन सवालों से अब वो पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो नहीं चाहते कि नोटबंदी उत्तर प्रदेश की चुनाव में मुद्दा बने, इसलिए उनकी पूरी कोशिश है इनके छोटे से छोटे नेता से लेकर के बड़े से बड़ा नेता सांप्रदायिक माहौल, जहर घोलने की बात कर रहा, नफरत की भाषा बोल रहा, चाहे गोरखपुर के महाराज हो, चाहे साची महाराज हो, या तमाम ऐसे लोग बड़े नेता हो, और जहां तक कि देश के प्रधानमंत्री सदन के अंदर विपक्ष के नेताओं का जिस तरह मजाक उड़ा रहे हैं, जिस तरह भद्दी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की आवाम निश्चित तौर पर नकारने जा रही है। और कांग्रेस समाजवादी गठबंधन निश्चित तौर पर 300 से ऊपर सीटें लेकर आकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है। जनता पर छोड़ते ना कि कितनी सीटें आपको मिलेगी, जनता इस बात का फैसला करेगी। अनिला सिंह जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर पहले चरण के चुनावों की हम बात करें तो 73 सीटों पर 26% मुस्लिम वोटर हैं, और यही चीज का ध्यान यहाँ पर चाहे बीएसपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों ने रखा है। विरोधी मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं तो आपका हिंदू कार्ड पर ज्यादा भरोसा है, आपको लगता है? जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं करती है, परंतु बीते दिनों में आपने देखा होगा कि चाहे वो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, और चाहे वो बीएसपी पार्टी है, वो लगातार किस प्रकार से धर्म विशेष के विषय में वो बात करती रही हैं। हाँ, ये बात दूसरी है कि हिंदुओं के विषय में इन्होंने कभी भी नहीं बात की है। अगर धर्म की बात करनी है तो दोनों धर्मों की बात करो, तीनों धर्मों की बात करो, चारों की बात करो, 6 की बात करो। ये क्या बात होती है कि आप एक धर्म विशेष की बात करते हैं और उनसे गुहार करते हैं कि आप वोट हमको दीजिए, सरकार हम बनाएंगे तो हम आपके लिए कार्य करेंगे। अगर ये उनके लिए कार्य कर रहे होते, मैं यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्योंकि कोएलिशन में है तो एक साथ बात करूंगी। ये बात दूसरी है कि दोनों के मैनिफेस्टो में कोई तालमेल नहीं है, परंतु समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार के वायदे किए थे हमारे मुसलमान भाइयों से, मैं अल्पसंख्यक शब्द यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि अल्पसंख्यक में तो सिख भाई भी आ जाते हैं, हमारे और भी धर्म जो हमारे यहाँ अल्पसंख्या में है वो सब आ जाते हैं उसको फॉलो करने वाले, परंतु यहाँ पे अक्सर अल्पसंख्यकों को मुसलमान भाइयों से जोड़ दिया जाता है। तो जो वायदे इन्होंने 2012 में किए थे समाजवादी पार्टी सरकार ने, एक भी वायदे पे खरे नहीं उतर पाए हैं। क्या इन्होंने मदरसे जो इन्होंने कहा था कि उन मॉडर्नाइज कर देंगे, क्या वो कर पाए? जिस प्रकार का इन्होंने कहा था कि आरक्षण देंगे वो करवा पाए? इन्होंने कहा था करियर काउंसलिंग करा के ज्यादा से ज्यादा मुसलमान जो हमारे युवा हैं उनको रोजगार दिला पाएंगे, क्या वो दिला पाए? ये कुछ भी किसी भी चीज में खरे नहीं उतर पाए हैं। तो ये तो इनकी धर्म की राजनीति हुई। परंतु जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये नहीं देखती है कि कौन किस धर्म से आ रहा है। हम विकास की राजनीति करते हैं, इसलिए हम गरीब, किसान, मजदूर, युवा
और महिलाएं, ये सारे के सारे हमारी सोच में रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि किस प्रकार से इनको समाज के उस पायदान पे लाकर खड़ा कर दें कि ये भी गर्व से कह सके कि हम भी अपना सर उठा के जी सकते नहीं, हैं। लेकिन विपक्षियों का ये कहना है कि आपको ये मुस्लिम चेहरे बहुत कम मिले, आपको मिले ही नहीं मुस्लिम चेहरे। मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पर धर्म और जाति किसको कितना देना है, ये सोशल इंजीनियरिंग का काम जो है इस प्रकार के क्षेत्रीय दल हैं वो जरूर करते हैं, जिन्होंने पूरा माहौल बिगाड़ दिया है, पूरे देश की राजनीति का जो एक चेहरा होता है वो खराब कर दिया। हाँ, इसकी जो मैं कहूंगी कि जननी है वो कांग्रेस पार्टी है कि किस प्रकार से आप धर्म और जाति के ऊपर राजनीति करिए और शोषण करिए यहाँ पे लोगों का, उनको आगे मत बढ़ने दीजिए और एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करिए। बीजेपी ये कार्य नहीं करती। ठीक है अनिल दुबे जी, नहीं मैं आ जाऊंगा प्रदीप जी, अभी शुरुआत ही हुई है, अभी काफी वक्त बचा है, चर्चा बड़ी आसानी से चलेगी और बहुत अच्छे तरीके से चलेगी, वक्त अभी काफी है। अनिल दुबे जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आरएलडी की बात की जाए, राष्ट्रीय लोकदल की बात की जाए तो काफी मजबूत पार्टी आपकी अगर मानी जा रही थी पश्चिमी यूपी में अगर देखा जाए तो, लेकिन अब आपकी जड़ें भी कमजोर होती हुई नजर आ रही हैं, तो इन चुनावों में आप अपना कितना प्रभाव मानते हैं? नहीं, हमारी जड़ें कमज़ोर नहीं हैं, हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं और हमारी मजबूती का प्रमाण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पदयात्रा करने को मजबूर होते हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभाएं और रैलियां करने को मजबूर हो रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना का, बिजनौर का, मुजफ्फरनगर का, मेरठ का, ये जो जहां पे इन्होंने दंगे कराए या पलायन का मुद्दा झूठा उठाया, उस पर ये बार बार उन्हीं चीजों को ये मुद्दा बनाने को मजबूर होते हैं। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बिरादरी के जितने भी नेता रहे उनको बुला करके मीटिंग की, सारे दिन मंथन किया और लोगों ने और चौधरी चरण सिंह के नाम पर कहा कि हम गन्ना विकास की योजना बनाएंगे, गन्ना भुगतान कराएंगे। इस तरह की इनको रणनीति बनानी पड़ी और ये पूरी तरीके से निराश हुए। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये है राष्ट्रीय लोकदल का जनाधार और ये अपने को आज ये चौधरी चरण सिंह का नाम लेने की नहीं, बात तो आपका कहना है। ये राष्ट्रीय लोकदल को रोकने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं, जितने भी नेशनल जितने भी नेता आए हैं, बड़े नेता आए हैं, कांग्रेस, सपा, बीएसपी और भी कई लोग हैं और नेता जाते रहे हैं जनता के दरबार में। पहले और हिमांशु दूसरे जी, मैं अनिल जी को बता दूं, उस मीटिंग में मैं भी थी, जिस मीटिंग के विषय में लोकदल जो है लगातार चर्चा करता आ रहा है हर टीवी शो पे, उस मीटिंग में मैं भी बैठी हुई थी और मुझको मालूम है हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किस बात की चर्चा करी। आप ये सोचते हैं कि एक कमेंट हो जाए, नहीं आपका एक कमेंट हो गया तो उसके बाद मेरे को आगे बढ़ना है। नहीं सुनिए, नहीं आपको, आपके पास जब मैं आऊंगा तो आप अपनी बात रखिएगा। अभी आपके पास होकर आया चौधरी चरण सिंह का आवास इन्होंने खाली कराया, ये नहीं ध्यान रखा। राष्ट्रीय लोकदल क्यों अपने आप को एक जाति विशेष के साथ सिमट के रखवा रही है? चौधरी चरण सिंह जी ने जो विरासत दी थी अनिल जी, वो बहुत बड़ी विरासत सौंपी थी अजीत सिंह जी को, किसानों की विरासत। आप जाति की राजनीति कर रहे हैं। वो पूरी और जाट कौम जो है बहुत, इस बार जाट कौम जो है वो किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। पड़ेगी। उसको समझ में आ रहा है कि चौधरी अजीत सिंह जी ने उनकी भावनाओं के साथ, ठीक है। अनिल दुबे जी, एक सवाल जो यहाँ पर निकल के सामने आया, जैसा अनिला जी ने भी पूछा है कि आप भी अपने आसपास एक दायरा बनाए हुए हैं कि हाँ आप जाटों के दम पर अपनी मजबूती को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? नहीं हिमांशु, पहले तो ये बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगी। हमने इनकी पूरी बात को सुना, इनको हमने टोका नहीं। हम जाट की या बिरादरी की राजनीति नहीं करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल किसानों का प्रतिनिधि दल है और किसानों के लिए लड़ने का काम करता है, किसानों के लिए संघर्ष करने का काम करता है। और हमने जो भी उम्मीदवार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतारे हैं वो किसान राजनीति के हैं और किसान राजनीति को करते हैं, किसानों के लिए संघर्ष करते हैं, उनको उतारने का काम किया है। हमने इनकी तरह जाति और धर्म की राजनीति नहीं की है कि ये लोग कहते विकास की बात, हर कोई जाति धर्म की बात करता है, समझ में नहीं आता एक दल दूसरे दल, इन्होंने कौन सा विकास किया? तीसरा दल चौथे दल पर राजनीति की बात करता है, लेकिन करता कौन है? जनता यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो गई है, जनता को समझ में नहीं आ रहा है। रविंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। रविंद्र जी नहीं, आपके ये पास जनता फैसला करेगी। इनको तो देश की प्रदेश की जनता देख रही है। जी
तमाम राजनीतिक दलों को देश और प्रदेश की जनता देख रही है, ऐसे कोई एक नहीं है। रविंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे विश्लेषण देना चाहूंगा। जो धर्म जाति की राजनीति यहाँ पर हो रही है, तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं, तमाम, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, इसका असर चुनावों में कितना पड़ेगा, जनता पर कितना पड़ेगा, आपका विश्लेषण। देखिए, जहां तक मेरा मानना है, राजनीतिक दलों ने ही जाति और धर्म में जनता को बांट दिया है। ऐसा कोई दल नहीं है जो जाति, धर्म और उसके आधार पर टिकट न देता हो। टिकट वितरण भी उसी तरीके से होते हैं। अगर जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर जाति धर्म की बात नहीं है तो चुनाव आते ही राम मंदिर की बात क्यों आ जाती है? राम मंदिर का निर्माण चुनाव आते ही नेताओं के भाषणों से शुरू हो गया है कि राम मंदिर वहां बनेगा। दूसरी चीज यह है कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो स्थितियां थी, वो कैराना की रही हो और जगह की रही हो, जो स्थितियां वहां बनी थी, उन चीजों को भी भुनाने की कोशिश हो रही है। कश्मीर की तरफ बयान दिया जा रहा है, कश्मीर जैसा हो जाएगा, यहाँ ऐसा हो जाएगा, इस तरीके के नेता बोल रहे हैं। और हर पार्टी जब टिकट देती है तो वो देखती है कि कहां पर, किस आधार पर हमारा अधिक वोट है, ज्यादा वोट है और हमारा प्रत्याशी वहां जीतेगा या नहीं जीतेगा, इस आधार पर चुनाव में उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। तो जाति धर्म की तो शुरुआत ही राजनीतिक दलों से हुई है और यही लोग कर भी रहे हैं। इसलिए ये कहना तो नितांत गलत है पूरी तरीके से कि कोई भी पार्टी जाति और धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रही है। सभी पार्टियां जाति धर्म के आधार पर लड़ रही हैं। अब जनता को यह तय करना है कि वो जाति धर्म देखेंगे या क्या देखेंगे। वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को वोट देंगे, वो लोकदल को वोट देंगे या वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। वो जो उसमें कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन जनता में बिल्कुल नहीं है। जनता अपने आप में बहुत सतर्क हो गई है और वो अपने हिसाब से वोट डालेगी। अच्छा। जब वोट पड़ेंगे उस वक्त ना तो उनको कोई बताने जाएगा कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, वो अपने हिसाब से वोटिंग करेंगे। तो अब जनता बहुत समझदार हो चुकी है। वो इन नेताओं के इस धर्म, जाति और राजनीति, तमाम चीजों को, जो वर्ग को बांटने की, समाज को बांटने की जो कोशिशें हैं, उनको भी समझने लगी है। इसलिए लेकिन रविंद्र जी, ये बात तो हम काफी वक्त से कहते आ रहे हैं कि जनता समझदार हो गई है, जनता अब ये सब सोच के वोट नहीं देती है। लेकिन ओवरऑल जब आखिर में जब परिणाम आते हैं तो सारी चीजें निकल के तो वही आती हैं कि एक बार फिर से उसी ढर्रे पर मतदान हुआ है। जी, ढर्रा तो बनाया जाता है, अब ढर्रा बन गया। ढर्रे को बनाया जाता है कि भाई जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, हमारा उम्मीदवार मुस्लिम है या दूसरे का मुस्लिम है, और फिर उन्हीं की बातें की जाती हैं कि मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं हुआ, दलितों के लिए कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हम सत्ता में आते हैं तो हम सत्ता में आने के बाद मुस्लिमों के लिए, दलितों के लिए या अन्य लोगों के लिए क्यों काम नहीं करते हैं? ये जिम्मेदारी हमारी है। हम अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों पर थोपते हैं। तो इस तरीके से जनता इस बात को महसूस कर रही है और करेगी। और ये समय, जैसे आपने पिछली बार बिहार में देखा, बिहार में भी ये स्थितियां बनी और बिहार में लोगों ने किस तरीके से वोट डाला, किस तरीके से मतदान किया और कैसे सरकार बनवाई। अच्छा। उसी तरीके से अब धीरे धीरे स्थितियां बदल रही हैं और लोगों की समझ में ये बातें आने लगी हैं और शायद अब इससे अलग हटके लोग वोट करेंगे। हमें इस 2017 के चुनाव में ये देखना है कि जनता अब इस बहकावे में आएगी कि वो जाति धर्म के आधार वोट दे या वो विकास के नाम पर वोट दे। ये तय करना है जनता को। ठीक है संजीव मिश्रा जी, जैसे आपने कहा जाति धर्म की राजनीति कांग्रेस कभी नहीं करती है। एसपी कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 73 सीटों पर जहां 26% मुस्लिम वोटर है, वहां पर आपके 42 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। तो ये राजनीति वाली बात क्या आप पर लागू नहीं होती? हिमांशु जी, ये तो जिनका नारा है कि सबका साथ और सबका विकास, उनको एक भी प्रत्याशी मुस्लिम नहीं मिला, ये आपको उनसे पूछना चाहिए। हम तो ईमानदारी से अगर देखा जाए तो सबका साथ और सबका विकास जो इनका नारा है वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन पर अडॉप्ट होता है। हमारे ऊपर ये चीज होती है कि हम सबको लेकर के चल रहे हैं। समाजवाद का असली अर्थ ही यही होता है कि सबको लेकर चलना। लेकिन एक चीज बहुत गंभीर है, वो उसको मैं कह दूं हिमांशु जी, कि मोदी सरकार, भाजपा तो नहीं कहूंगा, मोदी सरकार की नीति और नियत देश के प्रति ठीक नहीं है। जहां आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, वहीं आपके साक्षी महाराज जो सांसद हैं वो 4 बीबियां और 40 बच्चों की बात करते हैं। जैसे आप एक जाति विशेष को, एक वर्ग विशेष को चिढ़ाने का काम करते हो। आपने जो 2014 में वादे किए, महंगाई, काला धन, भ्रष्टाचार, इन सब की बातें की कि 100 दिन में ये सब चीजें हो जाएंगी। विदेशों से काला धन भी 100 दिन में ला रहे थे, नहीं तो
फांसी पे लटका देना, ये मोदी जी के वर्डिंग्स थे। अनिला जी जानती हैं और उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान का अवाम भी जानता है इस बात को कि मोदी जी ने ये बात कही थी। कितना विदेशों से काला धन आ गया। महंगाई के नाम पर जो बड़े बड़े विज्ञापन थे, हाय महंगाई, डायन महंगाई, मार डाला, ये सभी लोगों ने देखे थे ये विज्ञापन, जो विज्ञापनों से लफाजी की गई थी 2014 के लोकसभा चुनाव में। अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट तमाम उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए विज्ञापन आ गए हैं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जितने विज्ञापन मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगा दिए हैं, उन विज्ञापनों का पैसा जो बहुत बड़ी मात्रा में कैश जा रहा है, 80 और 90% कैश जा रहा है और 10% ये थ्रू बैंक कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, चुनाव आयोग को मेरी ये दरखास्त भी है और मैं इसको लिखित दरखास्त भी दूंगा, कल ही दूंगा इसको, कि इस पर जांच की जाए कि ये मोदी सरकार के जो विज्ञापन आ रहे हैं, जो इफरात आ रहे हैं, बिल्कुल झूठे विज्ञापन आ रहे हैं, इन पर कैसे, किस तरीके से, किस आधार पे पैसे दिए जा रहे हैं, इसकी जांच करा ली जाए। दूसरी चीज मैं और संजीव जी, बात वही हो रही थी कि कांग्रेस जाति धर्म की राजनीति करती है कि नहीं करती है, आप विज्ञापनों पे बात लेके आ गए। नहीं, मैं तो ये इंपॉर्टेंट इशू है इसलिए कहना जरूरी है। आपका लाखों दर्शक है जो इस समय आपके चैनल पे बैठा हुआ देख रहा होगा टीवी को कि किस तरीके की बातें हो रही, किस तरीके की जुमलेबाजी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि कर रही हैं, तो वो मुझे बताना जरूरी है। 2014 में जो आपने वादे किए थे एक भी पूरा नहीं किया। उसके बाद आप स्वच्छ भारत अभियान के तहत झाड़ू लेकर के फोटो खिंचाते रहे, उससे भी काम नहीं चला। मोदी जी ने कहा कि सारे सांसद एक एक गांव गोद ले लेंगे, और दुर्भाग्य यह है कि उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया, गृह मंत्री दिया, रक्षा मंत्री दिया, 71 और 73 सांसद दिए, और मोदी जी ने जो बनारस में जयापुर गांव गोद लिया, चलिए 10 सालों में यानी आपने तो बहुत काम कर दिया था ना, 10 सालों में आपने सारे वादे पूरे कर दिए थे ना। निश्चित रूप से जमानतें जब तो जाएंगी इनकी, और ये तभी जनता ने ये सब नारा है, वो भी झूठा नारा है इनका। संजीव जी, 2012 का जो आपका मैनिफेस्टो है और 2017 का जो मैनिफेस्टो है, काट की हांडी बार बार नहीं चलती। सुन लीजिए रखी हुई है, वो मुद्दे एक भी वायदों पे आप खड़े नहीं उतरे हैं। हवाबाजी बहुत ज्यादा हमारे दिन नहीं चला विज्ञापनों के करती। विषय में आप बात करते हैं, पहले बताइए संजीव जी, कानूनी रूप से कोई संजीव जी, भी आपने कैसे कर सकता है? संजीव जी, आपने अपनी बात रखी ना, अब आप सुन लीजिए। संजीव जी सुन लीजिए, एक एक करके, एक एक करके, संजीव जी एक एक करके, बात पूछिए। संजीव जी एक एक करके, एक एक करके। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि मुख्यमंत्री स्वयं का प्रचार करे, वो गवर्नमेंट का प्रचार करे तो समझ में आता है। आपके यहाँ तो बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है, और आपके अखिलेश यादव जी तो ही मैन है, कोई भी मंत्री आपका काम नहीं करता है। गंगा विदेशों में बनाया था तो जिन शिवपाल गंगा यादव को जी का बुलाया नाम था नहीं मोदी लिया जी है। ने विदेशों में बह रही। कोई भी विभाग देख लीजिए, सब एक मिनट मैं चाहूंगा संजीव जी, अनिला जी, मेरे को बात करनी, मैं बात करता हूँ, एक ऐसे आपकी बात नहीं सुन रहा, मेरे को बात करने दीजिए, मेरे को बात करने दीजिए, एक मिनट रुकिए, मेरे को बात करने दीजिए। संजीव जी, आपने जब अपनी बात रखी थी, अनिला जी सुन रही थी, अब जब आपने कई सवाल उठाए हैं तो आप उसका जवाब ले लीजिए, उसके बाद आप बोलेंगे तो जनता आपकी आवाज को सुन नहीं पाएगी। अभी बीच में आप बोलेंगे तो जनता नहीं सुन पाएगी ना। 12 और 13 में पहुंची जा रही है। देखिए, लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में हर कोई अपनी बात कहता है, लेकिन लोकतंत्र की बात सुननी भी तो जरूरी है। हिमांशु जी, तो जनता सुनेगी, अब सुन लेते हैं। सम्मान, महिला की सुरक्षा, ये इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। यहाँ पर जो इनकी सरकार बनती है तो कभी चाचा भतीजे की बनती है, कभी पिता और बेटे की बनती है, और अभी नई तरह शुरू हो गई है, भाई और भाभी की बन रही है। ये पूरा परिवारवाद आप लोगों ने चलाया हुआ है। उत्तर प्रदेश को कोई खेल तमाशा समझ के रखा हुआ है। भाभी जी मंच पे चढ़ती हैं और कहती है भैया चाचा जी कहाँ है, कुछ होश है उनका? और साथ में ले लिया है राहुल गांधी जी को, उन बेचारों का तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे। 7 लाइन का मैनिफेस्टो निकाला है कांग्रेस ने, लोकसभा में क्या कह रहे हैं पता है आपको? 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पे तो अभी ये क्लियर नहीं है कि कांग्रेस लड़ रही है कि समाजवादी पार्टी लड़ रही है। आप लोग तो मसले जो है आपस में सुलझ नहीं पा रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए लगता है चलिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी के टकराव, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के टकराव में मैं कांग्रेस हाथ से पंजे की तरफ आगे बढ़ता हूँ। और ये जुमलेबाजी, झूठ बोलने की ठीक है प्रदीप जी, काम तो ऐसा है कि जिस पार्टी को आपने अपने साथ लिया है ना, वो काम करती है। अरे बताइए महंगाई कम हुई कि नहीं हुई? पूरा नाटक करते हैं। क्या संजय, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप सोच के ही आए हैं कि चर्चा यहाँ पर नहीं होने देनी है? क्या सोच के ही आए हैं चर्चा यहाँ नहीं होनी देनी है?
अगर आगे एक एक करके हम चर्चा एक करें भी तो बात इसमें का क्या जवाब बुराई दे है? दे अनिला जी, क्या ये बुराई कहाँ जा है रही है? प्रदीप जी? ये कोई डिबेट बुराई डिबेट नहीं कर है। रही एक एक करके हम चर्चा करेंगे। प्रदीप जी आपके पास आना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा आज ही की जो बात यहाँ पर की जा रही है और बहुजन समाज पार्टी को उलेमा काउंसिल का यहाँ पर साथ मिल गया है। उलेमा काउंसिल वही है कि पिछले चुनावों की बात की जाए तो करीबन 6.5 पौने 7 लाख वोट उनको मिले थे। अचानक अब वो बीएसपी के समर्थन में उतर आए हैं, तो यहाँ पर आपको नहीं लगता कि करारा झटका लग सकता है आपके गठबंधन को भी, बीजेपी को भी? प्रदीप जी आपसे सवाल है। देखिए, उलेमा काउंसिल उनके समर्थन में चली आ गई है, ठीक बात है। या देखिए, कांग्रेस पार्टी, हमने आप इससे पहले भी कहा, इस बात साफ एकदम स्पष्ट है कि हमने कभी जाति, संप्रदाय और क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा प्रदेश और हिंदुस्तान के अंतिम व्यक्ति की बात की, अंतिम व्यक्ति के रोजगार की बात की और उनकी इनकी बेहतरी की बात की है। हाँ, ये बात जरूर अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रही थी कि अभी हमारे साथी के लिए कह रही थी कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते। महिलाओं के सम्मान की बात कर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा रहा है, हमेशा ये महिला विरोधी रहे हैं और इसके प्रमाण हैं। 1951 में आज कानून मंत्री, सुनिए आप अल्लाह जी सुनने का साथ रखिए। अगर गलत बोल रहे हैं तो मेरे चैनल पर जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। सुनिए मेरी बात, ठीक है, बोलिए। पहले सुनिए मेरी बात। आप आवाज ऊंची करेंगे तो मेरी आवाज को दबा देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है किसी के दबाव में नहीं आती है। ठीक है, अनिला जी, डॉक्टर अम्बेडकर ने आज एक कानून मंत्री महिला कोर्ट बिल लेकर आए थे और संघ ने न केवल उस बिल का विरोध किया था बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अम्बेडकर और नेहरू के पुतले तक फूके थे। ये है आपका महिला समर्थन का इतिहास। दूसरी बात तो सुनिए, और जिस समय देश आजादी के आंदोलन में देश का नौजवान अपनी आहुति दे रहा था, आपके गुरु गोलवलकर ने यह बात कही थी कि हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल यहाँ के दलितों के विरोध में, मुसलमानों के विरोध में, अल्पसंख्यकों के विरोध में करना चाहिए, न कि अंग्रेजों के विरोध में करना चाहिए। यह आपके गोलवलकर का बयान है। अब आइए तो अब आई तीसरी बात पर कि आपके सारे नेताओं द्वारा, संघ के सारे नेताओं द्वारा समय समय पर हमेशा आरक्षण के विरोध में बातें कही गई हैं। ना तो आप महिला समर्थक हैं, ना आप पिछड़ा समर्थक हैं, ना आप दलित समर्थक हैं, ना ही आप मानवता समर्थक हैं। ये कहा जाए अगर कि आपकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर यह अफसोस नहीं होगी। आपने हमेशा नफरत की राजनीति की है, हमेशा संप्रदाय की राजनीति की है, हमेशा समाज को तोड़ने की राजनीति की है। चलिए ठीक है, यहाँ पर बात काफी गर्म होती हुई नजर आ रही है और निश्चित तौर पर इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। बीजेपी से भी जवाब लेंगे, आरएलडी को भी जानेंगे कि आगे इनका क्या कुछ यहाँ पर रुक होने जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश में हर दल विकास की बात कर रहा है और अपने किए गए कामों का बखान कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि विकास के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टियां जाति और धर्म के समीकरण पर पूरी नजर रखे हुए हैं। उम्मीदवारों का ऐलान भी जाति और धर्म के हिसाब से किया जाता है। उत्तर प्रदेश के जाति समीकरणों पर अगर नजर डालें तो सबसे बड़ा वर्ग ओबीसी का है। ओबीसी की 44% सीटों की अगर बात की जाए उसमें कुशवाहा 4%, कुर्मी 3%, अन्य 30% यहाँ पर अपना प्रभाव रखते हैं। अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो इसमें 9% यादव हैं, 7% लोग हैं। वहीं अगर दलित की बात की जाए तो 21% दलित में जाटव 9%, गैर जाटव दलित 11%, जिनमें पारसी, मल्लाह, वाल्मीकि भी शुमार होते हैं। उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण की हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सवर्णों की बात की जाए तो 16% यहाँ पर सवर्ण है, जिसमें ब्राह्मण 10%, ठाकुर 3%, वैश्य और त्यागी 2% और भूमिहार 1%। तो जातिगत समीकरण क्या कुछ कहते हैं उत्तर प्रदेश के। मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो 19.3% यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो अपना प्रभाव यहाँ पर छोड़ते हैं उनका फीसदी है। और वहीं अगर बात की जाए ईसाई की तो 0.18% अपना प्रभाव यहाँ पर छोड़ते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के मुद्दे पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद से बात की हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। इन्होंने यहाँ पर हुकूमत चलाई है और किससे हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमें हमारा हक दिला सकेगा कि हाँ मुसलमान जो है कैंडिडेट्स जो है वो मजबूत तरीके से खड़े हुए हैं, वो हमको देखना होगा और इस गठजोड़ को हमको हराना होगा। इस गठजोड़ को हराना होगा क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया, उसके बाद जो नुकसान पहुंचाया है वो सपा ने पहुंचाया। तमाम ऐसी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, किसी बात करें
तो माजी की बात करते हैं तो माजी सबका बिखरा हुआ नजर आता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी बात करेंगे तो ऐसे मुसलमान अपने को खड़ा पाए क्या, कहाँ जाए, किधर वोट करे, कैसे करे, क्या आपको लगता है कोई रास्ता है, कोई रह गुजर है? नहीं, मैं तो पहले ही बता दिया कि ये आप जो है ये मुसलमान समझ रहा है इस वक्त कि हम मुसलमान फैसला कर चुका है। देखिए हमें मालूम फैसला कर चुका है, लिहाजा हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते। फैसला कर चुका है किसको वोट देना है और मुसलमान ये फैसला कर चुका है कि उसको गठजोड़ को हराना है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो बड़ी उम्मीदें थी, आपसे मुलाकात उनकी हुई थी, बड़ी उम्मीदें थी, कहाँ उम्मीदें टूटी, क्यों उम्मीदें टूटी? देखिए फिर वो उनके साथ जो है वो कुछ गैर संजीदा लोग आ गए और कुछ जवान पार्टी आ गई कि जो उनको बहकाती रही इधर से उधर, लिहाजा वो संजीदगी से काम नहीं कर सकते। एपीएन से बात करने का शुक्रिया। तो ये थे मौलाना कल्बे जवाद साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वक्त आ गया है जब मुसलमानों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पाना पड़ेगा, नहीं तो उनके मसाइल बदस्तूर वैसे ही खड़े रहेंगे और उसका हल नहीं निकलेगा। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ खुर्रम निजामी, एपीएन लखनऊ। उधर दिल्ली सैयद इमाम बुखारी ने समाजवादी पार्टी के प्रति नाराजगी जाहिर की है। देखिए, वो कहीं महफूज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत है, फिर इसके अलावा बदहाली है, रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे लोग ई रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, और जो वादे आपने किए अपने मैनिफेस्टो में, जो वादे आपने हमसे किए हैं, जो वादे उत्तर प्रदेश के आवाम से, मुसलमानों से किए हैं, उन वादों को आप पूरा कीजिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। आज उत्तर प्रदेश का आवाम मुफलिसी और बदहाली का शिकार है, तो किस बुनियाद पर वो समाजवादी पार्टी के साथ जाए? तो नाराजगी यहां पर साफ तौर पर देखी जा सकती है गठजोड़ गठबंधन को लेकर। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और आपने कल्बे सादिक को भी सुना, आपने इमाम बुखारी को भी सुना। गठबंधन के लिए नाराजगी साफ तौर पर यहां पर देखी जा सकती है और काफी नाराजगी यहां पर थी। उन्होंने कहा कांग्रेस ने तो बेड़ा गर्क करके रखा है, समाजवादी पार्टी ने कुछ काम नहीं किया है। बीएसपी के लिए झुकाव नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि यहां पर बीएसपी, जिसको सब अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वो यहां पर काफी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है? हिमांशु जी, दो तीन चीज़ें हैं, क्योंकि ये चाहे मौलाना बुखारी साहब हों, चाहे हमारे अभी जो जिन मौलानाओं को आपने लखनऊ को दिखाया, ये 5 साल में एक बार इनकी शक्ल, शायद आपने भी इनको पिछले चुनाव के बाद अभी दिखाया होगा। इन लोगों का ये है कि ये चुनाव के वक्त आते हैं, इसके बाद अब ये 5 साल तक अपने मुस्लिम भाइयों की बदहाली या खुशहाली के लिए काम करते दिखाई नहीं देंगे। इन लोगों की फितरत यही है कि केवल चुनाव, अगर मौलाना बुखारी के परिवार वालों को टिकट दे दिया गया, समाजवादी पार्टी से खुश हो गए, टिकट नहीं दिया गया, नाखुश हो गए, दूसरी तरफ चले गए। तो इन लोगों के हिसाब से तो जो कोई भी पार्टी काम नहीं करती मुसलमानों के लिए, और ये खुद नहीं मुसलमानों के लिए काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी किसी की भी मुस्लिम आबादी पर पकड़ नहीं है, केवल ये मौसमी नेता हैं और ये केवल चुनाव के वक्त सामने आते हैं। इन लोगों की स्थिति ये है। तो जहां तक रही बात बसपा के साथ लोगों के जुड़ने की, उलेमा काउंसिल के साथ जाएगा, इनकी उलेमा काउंसिल हो या ये और लोग हो या मौलाना बुखारी साहब हो, इनकी मुस्लिम समुदाय के लोग कितनी बात मानेंगे, ये मुझे इस पर शंका है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय पर इन लोगों का कोई दुर्भाग्य है कि इस देश में अभी तक मुस्लिम समुदाय में कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ है जिसको कह सकें कि ये मुसलमानों का नेता है। तो इस तरीके से ये लोग केवल मौसम के हिसाब से आते हैं, केवल चुनाव के वक्त इनकी शक्लें दिखाई देती हैं। उसके बाद ये 5 साल मुसलमानों की खुशहाली या बदहाली के लिए ना ये काम करेंगे, ना ये बोलेंगे, ना जो सरकार आएगी उससे कहेंगे कि मुसलमानों के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि गरीब मुस्लिम आबादी की तरक्की हो सके, वो विकास के रास्ते पर चल सके। ठीक है, कांग्रेस सपा बीजेपी के पास जाऊं, उससे पहले मैं अनिल दुबे जी आपसे एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। आपके क्षेत्र की अगर बात की जाए, जहां पर आप काफी मजबूती के साथ निकलकर सामने आते हैं, आपको नहीं लगता बीएसपी इस बार वहां पर दाव मारती हुई नजर आ रही है? बहुत से लोग उसके साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। वही सवाल आपसे। देखिए हिमांशु, ये कौन से पैमाने से माना जाए कि बीएसपी वहां मजबूती के साथ लड़ रही है? कोई ऐसा पैमाना तो है नहीं कि बीएसपी का राज भी लोगों ने देखा है। बीएसपी सरकार में भी
जिस तरह का भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए गए, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता उसको भूल गई है क्या? तो सवाल यह है कि कौन सा आधार मान करके कि बीएसपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बीएसपी सरकार के सारे मिनिस्टर कहीं न कहीं घपलों में, कहीं न कहीं घोटालों में लिप्त रहे, और इतनी अच्छी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जरूर कहीं नाम आता है कि इस सरकार से थोड़ा कहीं बेटर रही होगी, लेकिन उनके सरकार के समय में भी कानून व्यवस्था खराब थी। और जो कहीं गठबंधन है हत्याएं उसका हुई, क्या? थानों में हत्याएं हुई। गठबंधन की मजबूती कितनी मानती है आप इन क्षेत्रों में, पश्चिमी यूपी? भाई गठबंधन उन्होंने किया, पहले नारा दिया 27 साल यूपी बेहाल। मजबूती कितनी मानते हैं आप इन क्षेत्रों में पकड़? इन क्षेत्रों में पकड़, देखिए पहले क्या हुआ वो ठीक है, लेकिन इन क्षेत्रों में पकड़ कितनी अच्छी मानते हैं? देखिए हिमांशु, आज जिस पर आप चर्चा कर रहे हो, पहले और दूसरे चरण की चर्चा कर रहे हो, पहले और दूसरे चरण में पिछला इतिहास में जाने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं, लेकिन पहले और दूसरे चरण में जो सारे राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय लोकदल से लड़ना पड़ रहा है, ये मैं बात बड़े विश्वास से आपके चैनल पर कह रहा हूं। चलिए ठीक है, अब मैं संजीव जी आपके पास आना चाहूंगा। दावे आपकी तरफ से काफी किए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ पूरी जनता है, देश प्रदेश की जनता है, लेकिन आपने यहाँ पर सुना होगा उलेमा काउंसिल की तो हमने बात की ही थी, और उसके बाद कल्बे सादिक की हमने बात करी, इमाम बुखारी की हमने बात करी। बहुजन समाज पार्टी को अंडर एस्टिमेट यहाँ पर किया जा रहा था, तीसरे पायदान पर बताया जा रहा था कि मुख्य मुकाबला तो यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी का है। अब गठबंधन हो गया तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी का है, लेकिन बीएसपी जिस तरह से अकेले की दम पे लड़ती हुई नजर आ रही है, सबका साथ ले रही है, वो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं क्षेत्र में, आपको लगता है? हिमांशु जी, ये आपका आकलन होगा। उत्तर प्रदेश का जनमानस और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन सब बातों को नहीं समझता। मैंने बहुत करीब से देखा है। आज जिन लोगों की आप बात कर रहे हो ये बहुत ही मौका परस्त लोग हैं, और ये मैं समझता हूं कि मुस्लिम भाई ज्यादा बेहतर तरीके से इनको पहचानते हैं। कोई अगर जमीन पे कब्जा कर रहा था और अखिलेश यादव जी ने साथ नहीं दिया तो आज ये फिर माइक पकड़ करके कहने लग गए कि हाँ इन्होंने कोई काम नहीं किया। देखिए बहुत साफ सी बात है। बुखारी जी क्या कह रहे हैं, जब मौका होता है तो भाई को भी दिलाएंगे, बेटे को भी दिलाएंगे, भतीजे को भी दिलाएंगे, टिकट भी दिलाएंगे, लाल बत्ती भी दे दो, सारी चीजें करते जो मौका परस्त लोग हैं। मैं बहुत स्पष्ट आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ। और संजीव जी, अगर यही इस वक्त ये कह रहे होते कि अब गठबंधन के साथ है तो फिर क्या यही शब्द आप इस्तेमाल करते? अगर ये कहते कि देखिए एक बात बहुत साफ सी है। हाँ। एक बात बहुत साफ सी है, मैंने तो कहा आपसे, अखिलेश यादव जी का नेचर ही नहीं है ऐसा। वो तो जो पहुंच गया उसका भला किया, लेकिन गलत कामों का, गुंडों, अपराधियों और माफियाओं का उन्होंने कतई साथ नहीं दिया, उनको पास नहीं फटकने दिया। आज ये जो विरोधी दल है, विपक्षी दल है, ये क्यों इस तरीके की हालत है कि इनके पास न मुद्दे रह गए उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव लड़ने के लिए। हालात साफ हैं, स्थितियां साफ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जनमानस जान रहा है। 7 चरणों में चुनाव है। पहले चरण में मैं बता दूं आपको कि गठबंधन के आगे इन सब लोगों की स्थितियां इतनी खराब है कि जमानतें किसकी बच जाएंगी, इनको ये आकलन करना होगा। बहुत साफ सी बात है। एक हुकुम सिंह इनके भी सांसद हैं, जिन्होंने एक लिस्ट जारी की थी, इतने लोग जो है वो छोड़ करके चले गए। उसके बाद कहा है उन्होंने कि उनके कार्यकर्ता ने वो लिस्ट दे दी थी। तो ईमानदारी की बात यह है कि अब जनता का विश्वास मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के चेहरों से हट गया है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं। और एक चीज और कह दूं, जो आप कह रहे हो, ये मुस्लिम वर्ग जरूर जान रहा है कि ये वो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी और बसपा के लोग, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 3-3 बार अपनी सरकारें गठबंधन की बनवाई हैं। ये चुनाव लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ और उसके बाद एकजुट हो जाते हैं। तो जिस वर्ग की ये आप बात कर रहे थे, वो वर्ग बहुत अच्छी तरीके से इनको पहचानता है। एक वर्ग है, लेकिन आपके लिए भी तो वो खुशी नजर नहीं आ रही ना, आपके लिए भी तो वो खुशी नजर नहीं आ रही ना। आपकी सरकार की जी, हम कैसे क्या डांस करने लग जाए आपके चैनल पे? बहुत साफ सी बात है, हम आपके चैनल पे डांस नहीं करेंगे। 11 मार्च को रिजल्ट आने दीजिए और 13 मार्च को जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फिर से शपथ लेंगे, हिमांशु जी मैं आपको अभी से इनवाइट कर रहा हूं, आइएगा, फुल डांस करेंगे, क्योंकि उस दिन उत्तर प्रदेश का जनमानस डांस कर रहा होगा। चलिए वो वक्त बताएगा कि वहां पर आपको डांस करने का मौका मिलेगा, कांग्रेस को डांस करने का मौका मिलेगा, या फिर किसी और को डांस करने का मौका नहीं, मिलेगा। आपको भी मौका मिलेगा। नहीं, चलिए ठीक है, देखा जाएगा, हमें पत्रकारी रहने दीजिए। सर अनिला जी, आपके पास आना चाहूंगा और ये आपसे ही जानना चाहूंगा कि जो बात यहाँ पर की जा रही है, और आपने देखा होगा कि अभी किस तरह का फीडबैक यहाँ पर आया, चाहे वो कल्बे सादिक का हो या किसी और का हो। बीएसपी के लिए झुकाव यहाँ पर नजर आ रहा था, और बीजेपी के लिए, जैसे कि तमाम विपक्षी दल कहते हैं कि दूरी बना के रखी जाती है यहाँ पर,
तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपको भी यहाँ पर नुकसान हो सकता है, मुश्किलें आपके सामने भी खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि 300 प्लस का टारगेट आप भी लेके चल रहे हैं? नहीं नहीं, हमें किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है हिमांशु जी। और पहले फेज में 73 यानी 73 सीटों पे चुनाव होने वाला है और ये हमारे लिए बहुत लकी नंबर है। तो शुरुआत ही जब लक से होगी तो मुझे मालूम है कि जो सातों के सातों फेज है वो हमारे फेवर में होंगे। और 11 तारीख की बात जो संजीव जी कह रहे हैं, मैं इनको जरूर निमंत्रण भेजूंगी और लड्डू जरूर खिलाने आऊंगी कि आइए आप हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, शपथ ग्रहण समारोह में इनको जरूर आना पड़ेगा। वायदा करिए संजीव जी, आप आएंगे जरूर। कौन चेहरा तो तय कर लो। चेहरों की जरूरत उनको पड़ती है जिनके पास अपनी आइडियोलॉजी नहीं होती, विजन नहीं होता, मिशन नहीं होता है। और चेहरा अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने डिप्रेशन में डाल दिया अपने पिताजी को, जिन्होंने चाचा जी को जो है एक जगह बंद करके रख दिया है। ऐसे चेहरे से ईश्वर बचाए, ऐसे चेहरे से ईश्वर बचाए। अब मंच पर खड़े होकर पत्नी जो है बेचारी ये कह रही है कि अब भैया को वोट दे दो, भैया को वोट दे दो। ईश्वर बचाए संजीव जी, ऐसा दिन भारतीय जनता पार्टी को ना देखना पड़े। हम जो है चेहरों पे राजनीति नहीं करते हैं, हम मुद्दों पे राजनीति करते हैं। और यही बात जो है अनिला जी आपने जो कहा कि हम मुद्दों पे यहाँ पर राजनीति करते हैं, मुद्दों पर राजनीति पर मैं एक सवाल यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे रविंद्र जी ने भी इसकी शुरुआत में जो बातचीत की थी कि जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कश्मीर वाला बयान दिया, थाना भवन से, जो शामली में थाना भवन विधानसभा है, वहां से आपके बीजेपी के कैंडिडेट बोलते हैं कि अभी तक समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहां से थाने चलते थे, लेकिन 11 तारीख तक सब लोग छुप जाइए, 11 तारीख के बाद थानेदार खुद बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर आएंगे, FIR की कॉपी फाड़ देंगे। इस तरह के बयान वहां पर दिए जा रहे हैं। आप लोगों की तरफ से भी इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, तो ये क्या, ये मुद्दों की राजनीति तो नजर नहीं आती कहीं से भी। नहीं नहीं, मुद्दों की राजनीति ही हम करते हैं। और जहां तक बात देखिए कश्मीर और कैराना की है, ये सत्यता है, तो सत्यता से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। सत्यता ये मुझे नहीं, आप सत्यता की बात बोल रही हैं। ये बात जो है ये हमने अपने मैनिफेस्टो में भी डाली है। क्या कि मैनिफेस्टो में भी डाली है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर से कि अब बीजेपी का नहीं, तो आप अच्छा प्रश्न कर लीजिए, फिर मैं उत्तर दूंगी, आप बीच में नहीं। बिल्कुल, बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर से थाने चलेंगे, इसके बारे में क्या ये आपके मैनिफेस्टो में? आप दोबारा क्यों रिपीट कर रहे हैं? मुझे उत्तर देने दीजिए। इसका जवाब नहीं दिया था ना? नहीं, तो अभी तो मैं कैराना और कश्मीर के ऊपर उत्तर दे रही हूँ ना। जो दूसरा प्रश्न किया उस पर आऊंगी मैं। तो जहां तक कैराना का सवाल है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये हालात है और हमने ये कहा है और दावे के साथ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में बनेगी तो ये चीज देखी जाएगी कि क्यों विस्थापित हो रहे हैं लोग यहाँ पर, जो कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं देख रही है, BSP ने भी नहीं देखा है। और जहां तक अभी आपने FIR और फाड़ देंगे और थानेदार जो है घर पर आएगा, देखिए ऐसा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये बोले या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या BSP का नेता कोई इस प्रकार की बात करेगा, तो ये प्रशासनिक बातें नहीं होती है। प्रशासन जो है एक अपने ढंग से चलता है, ये गलत है, बिल्कुल ऐसे नहीं बोलना चाहिए। परंतु आप ये मान लीजिए, और ये दावे के साथ कहती हूं क्योंकि इतिहास गवाह है, कल्याण सिंह जी थे, राजनाथ सिंह जी थे, जब मुख्यमंत्री थे तो सबसे चुस्त दुरुस्त एडमिनिस्ट्रेशन चलता था और जो बदमाश थे वो तड़ी पार हो गए थे। और यही कल्याण सिंह जी का ही वक्त था, कल्याण सिंह जी का ही वक्त था, जनता को पसंद नहीं आया था। वाराणसी में क्या कुछ हुआ था ये तो आपको पता ही है, किसी से छुपाने की जरूरत तो है नहीं। क्या पूछना चाह रहे हैं? कल्याण सिंह जी के वक्त पर भी जनता को ज्यादा उनका साथ पसंद नहीं आया था। वाराणसी में किस तरह के दंगे हुए थे ये भी आपने देखा होगा, उन पर भी दाग लगे हुए हैं। अब तो समय बता देगा ना कि जनता को जो है ये साथ पसंद है। बेबी को ये बेस पसंद के आधार पर जो उन्होंने गाना बनाया है कि उत्तर प्रदेश को ये साथ पसंद है, कि वो साथ पसंद है, कि भारतीय जनता पार्टी का साथ पसंद है। अब शुरू हो जाएगा ना, परसों से जो है बटन दबने शुरू हो जाएंगे और 11 मार्च को पता चल जाएगा हिमांशु जी। मैं तो जो है आज भविष्य की बात कर रही हूँ, वर्तमान की बात कर रही हूँ। अनिला जी, लेकिन इस बात का आपने साफ तौर पर जवाब नहीं दिया कि जब आपका बीजेपी प्रत्याशी एक सेंसिटिव एरिया में इस तरह के बयान देते हैं जो कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाते हैं, तो ऐसे में आपको आप ये कहते हैं कि ये प्रशासनिक काम है, ये सारी चीजें हैं, उस पर एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अरे हिमांशु जी, प्रशासन का मखौल कैसे बनाया जाता है, उसका राजनीतिकरण कैसे किया जाता है, ये समाजवादी पार्टी देखिए किस प्रकार से कर रही है। मैं समाजवादी पार्टी से क्यों पूछूं जब बीजेपी का प्रत्याशी ये बयान दे रहा है? अभी कह तो दिया कि कोई भी दल, कोई भी नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उसको नहीं करना चाहिए। प्रशासन को अपना कार्य करने देना चाहिए। प्रशासन का राजनीतिकरण जब तक किया गया है तब तक कानून व्यवस्था चरमरा गई है। अनिला जी, एक चीज और, आला कमान से क्या है ऐसा एजेंडा लेकर आए हैं कि जहां पर इस तरह के सेंसिटिव एरिया है, यहां पर आप थोड़ी सी इस तरह की बातें करिए ताकि आपका वोट बैंक थोड़ा सा डाइवर्ट हो, ध्रुवीकरण हो जाए और शायद फायदा हो जाए?
देखिए ऐसा है कि अभी अभी रविंद्र जी ने आपको बता दिया कि इस प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जो है मूर्ख नहीं है, वो सब जानती है और सब समझती है। और कल परसों से जो बटन दबेंगे उससे पता चल जाएगा ना। जो आप कह रहे हैं कि आपके आला कमान ने कोई एजेंडा बनाकर भेजा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो आला कमान है, हमारा जो नेतृत्व है, आप देखिए ना केवल देश परंतु पूरे विश्व में उसने अपना स्थान बना लिया है। और अभी आपने कहा, विषय में जाने जाते हैं। अनिला जी अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता मूर्ख नहीं है, काफी सतर्क है, लेकिन फिर भी आप अपने मैनिफेस्टो में ये कहते हैं कि संवैधानिक तरीके से राम मंदिर वहां पर बनाया जाएगा, जबकि वो कोर्ट में मामला चल रहा है। ये सारी चीजें तो अब जनता तो सब समझ रही है ना। जनता के सामने सारी चीजें रखेंगे तो जनता क्या सोचेगी, जनता किसको चुनेगी? राम मंदिर का विषय तो हम हाल ताजा नहीं, हमेशा से लेकर चल रहे हैं। ये हमारी आस्था का विषय है और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से या तो तय हो जाए, नहीं तो आपको पता है कि ये सब जुडिस्ट है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। कोई जोर जबरदस्ती से तो मंदिर बन नहीं सकता, वो काम हम करते नहीं है। चलिए ठीक है, एक फाइनल कमेंट में यहाँ पर लेना चाहूंगा रविंद्र जी आपसे। सारी चीजें आपने देखी, तमाम राजनीतिक दलों की आपने बात सुनी, जाति धर्म पर किस तरह से राजनीति हो रही है वो भी देखा, किस तरह के बयान आ रहे हैं ये भी देखा। उत्तर प्रदेश की जनता के पाले में जो गेंद अब बताई जा रही है कि वही अब सारे फैसले ले लेंगे, किसके पास जाएंगे, किसको दरकिनार करेंगे, ये उनके हाथ में है। कहा जा रहा है कि काफी समझदार हो गई है जनता, लेकिन इस समझदारी का असर दिखाया जाएगा, लगता है, उम्मीद है, कितने प्रतिशत? नहीं, मुझे तो उम्मीद है कि जनता ही देखिए फैसला जनता को ही करना है, नेताओं को तो करना नहीं, प्रत्याशियों को करना नहीं। और किसकी बात पर कितना असर होगा मतदाता के मत पर, ये तो वो 11 तारीख को बटन दबा के ही बता पाएगा। तो इसीलिए अभी खुद चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो, या राष्ट्रीय लोकदल हो, या बहुजन समाज पार्टी हो, इनमें से कोई भी ये कह सकने की स्थिति में 360 और 380 की बात भले सब लोग कर रहे हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि इनको खुद अभी नहीं मालूम है कि हमारी स्थिति क्या होगी, क्योंकि मतदाता कहां जाके इनको खड़ा करेगा ये 11 तारीख से लेके और आखिरी चरण तक 9 तारीख तक तय हो पाएगा कि कहां जाएगा। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर कहां जाएगा, मन बना के और बिल्कुल निश्चित तौर पर मतदाता कहां जाएगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। वोट जितने भी हमारे जो वोटर हैं वो सभी साइलेंट है, लेकिन उनका वोट की जो चोट है वो काफी असरदार यहां पर साबित होने वाली है। शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ लोकतंत्र में चर्चा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।